फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। नोट्स आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए, जो जीन प्याजे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। कौन कौन सी? पहली जो इन्होंने अवस्था बताई हुई है, यह है संवेदी चारक अवस्था, या फिर इसी को इंद्रियगामक अवस्था भी कह देते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीख रहा होता है, इसलिए इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो दूसरी वाली स्टेज इनकी है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। इसके बाद में जो इन्होंने थर्ड स्टेज बताई वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो इनकी लास्ट वाली स्टेज है वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हिंदी में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेज है जो कि जीन प्याजे के द्वारा दी गई है ना। अब इनको जो थर्ड वाली स्टेज है, जो थर्ड वाली अवस्था है, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। इसमें बच्चा 3 चीज़ें यहाँ पर कर पाता है। कौन कौन सी? एक तो बच्चा जो है क्लासिफिकेशन कर पाता है, चीज़ों को वर्गीकृत कर पाता है। जैसे कि फल हो गई, सब्जियाँ होंगी, तो ये फलों को एक अलग क्रम में लगा करके रख पाएगा। ठीक है, सब्जियों को एक अलग क्रम में वर्गीकृत कर पाएगा कि ये फल हैं, ये सब्जियाँ हैं। ठीक है, तो वो क्या कर पाता है, वर्गीकृत कर पाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन कर पाता है। इसके अलावा बच्चा क्या कर पाता है, कंजर्वेशन, संरक्षण कर पाता है। ठीक है, संरक्षण का मतलब क्या होगा, अब बच्चा ये समझ जाता है कि जो बर्फ़ है वो पानी भी बन सकता है और पानी बर्फ भी बन सकता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर ये वाली गुण आ जाता है। इसके अलावा जो बच्चा होता है वो सीरिएशन कर पाता है, चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में लगा पाता है। ठीक है, सीक्वेंस में लगा पाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। आप इसको एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, मैंने नोट्स में भी ये चीज़ें ऐड कर रखी है। CCS यानी कि क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में पूछे कि बच्चा कौन सी स्टेज में कर पाता है, तो प्याजे की थर्ड स्टेज में कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही दे रखा था कि किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, यानी एक सिक्वेंस में लगा पाते हैं। तो कौन सी स्टेज में हो जाएगा, थर्ड वाले स्टेज में। ठीक है, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना, जो अमूर्त चिंतन है, ये बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है, जब बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यानी मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चों को दिखाई दे, जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील कर पाए, उसी चीज़ के बारे में बच्चे यहाँ पर थिंकिंग कर पाते हैं। ठीक है, अमूर्त चीज़ के बारे में बच्चा यहाँ पर नहीं सोच पाता, नहीं थिंकिंग कर पाता। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक। ठीक है, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 3 प्रकार के स्पीच की बात की है। पहली जो इन्होंने स्पीच दी है वह है सोशियो स्पीच, यानी कि सामाजिक वार्ता, बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और उसका क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है, सामाजिक विकास होता है। दूसरी प्रकार की जो उन्होंने स्पीच की बात की है वह है प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वाक। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है। ये क्या होता है, जैसे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप यहाँ पर इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो खुद से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कभी कुछ कहता है कि अरे मेरी कार सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, मेरी जो है कार टूट गई है। इस तरीके से जब खुद से बातचीत करता है तो वो क्या कर रहा होता है, अपने विचार को एक डायरेक्शन दे रहा होता है, अपने विचार को एक दिशा दे रहा होता है। इसी को जो लेव वाइगोस्की हैं वो क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा खुद से जोर जोर से बोल बोल कर बातचीत करता है तो उसे लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। जैसे कि अगर आप खुद को देख लें तो कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं। ठीक है, कभी हमसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो हम लोग तुरंत कहते हैं अरे ये मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, मैंने कहाँ पर मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी प्राइवेट स्पीच होगी। ठीक है, इसके अलावा एक प्रकार की इन्होंने और स्पीच की बात की है, साइलेंट इनर स्पीच, या फिर इनर स्पीच भी इसको कह सकते हैं, आंतरिक वार्ता। अब यहाँ पर जो बच्चा होता है वो खुद से ही बातचीत करता है, बट बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, मन ही मन बात करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर बड़ा हो जाता है,
जिन चीज़ों को बाहर बोल के व्यक्त कर रहा था, यानी कि व्यक्तिगत वाक कर रहा था, ठीक है, अब उन्हीं चीज़ों को वो बच्चा अंदर अपने मन में खुद से बातचीत करता है। जैसे कि अभी हम लोग हो गए, तो मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि हम लोग फैमिली के साथ में शेयर नहीं कर पाते, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग खुद ही मन में ही खुद से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, अपने विचार को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। तो प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच और सामाजिक स्पीच के बारे में किसने बात कर रखी है, लेव वाइगोस्की ने। तो तीनों प्रकार के स्पीच के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जब बच्चा जोर से बोल कर खुद से बातचीत करे तो वो होगी आपकी प्राइवेट स्पीच, ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है अपने विचार को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है, ठीक है, अपनी सोच को विनियमित करता है। और जब बच्चा खुद ही मन में अंदर ही अंदर बात कर ले, ठीक है, तो आपका क्या होता है, साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, इसका नाम ही है साइलेंट इनर स्पीच। इसके अलावा सामाजिक वाक्य के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर कौन सी स्पीच की बात हो रही है, व्यक्तिगत वाक्य, यानी कि प्राइवेट स्पीच सेकंड वाले स्पीच की बात हो रही है। बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, देखिए रुकावट नहीं पैदा करता है, ये बच्चे की सोच को एक डायरेक्शन देता है, दिशा देता है, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं। बच्चे की आत्मकेंद्रितता दर्शाता है, देखिए जो लेव वाइगोस्की है, ये जब बच्चा खुद से बातचीत करता है जोर जोर से बोलकर, तो उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत बात। लेकिन इसी चीज़ को जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो आत्मकेंद्रितता कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक के उनके अपने अलग अलग विचार हैं। तो जो लेव वाइगोस्की जब बच्चा खुद से बात करेगा तो व्यक्तिगत वार्ता उसको कहेंगे, बट जो जीन पियाजे जब बच्चा खुद से बात करेगा तो उसको आत्मकेंद्रितता कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, तो क्या होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है, देखिए दिए जाने पर घटता नहीं है, ये बढ़ता है। जब आप बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं तो जो बच्चा होता है वो खुद से और ज़्यादा बातचीत करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त इनाम देकर, सजा देकर, देखिए जो लेव वाइगोस्की हो गए या फिर जीन पियाजे हो गए या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, ठीक है, ये लोग कभी भी बच्चों को इनाम या फिर सजा देने की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका संबंध किससे है, रचनावाद से, ठीक है। और जो रचनावाद है वो क्या कहता है कि बच्चा कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों के बारे में जाने, सीखे, ठीक है। होता क्या है कि जब आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं तो फिर बच्चा क्या करता है, लालच में आकर के चीज़ों को सीखने लगता है, ठीक है। जब तक आप उसको पुरस्कार देंगे बच्चा चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट लेगा। जिस दिन आपने उसको पुरस्कार देना बंद कर दिया फिर बच्चा चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहेगा। इसलिए क्या कहता है, जो बच्चे होते हैं उनको बार बार पुरस्कार देने से मना किया जाता है, ठीक है। ये बात आपकी NEP भी कहती है, NCERT भी कहती है। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। ये आपके एग्जाम के लिए भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सख्त सजा देकर, देखिए जब आप बच्चे को बार बार दंड देते हैं तो फिर बच्चा जो है डर, भय की वजह से किसी चीज़ को सीखता है ना, उसका सीखने पर ध्यान नहीं होता है। फिर टीचर से डांट पड़ जाएगी इसलिए बच्चा उन चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा। ये भी क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो लेव वाइगोस्की इन्होंने एक और वर्ड की बात की है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको हिंदी में पहाड़ के नाम से जाना जाता है या फिर ढांचा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक बार आपके सीटेट के एग्जाम में दे रखा था आलम्बन, ठीक है। तो हिंदी में अलग अलग नाम देखने को यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, बट इंग्लिश में एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग। ये क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो आप वहाँ पर बच्चे को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मत बताइए। वहाँ पर क्या कीजिए, बच्चे को थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, थोड़ा सा किसी तरीके का संकेत दे दीजिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करे। जैसे कि जब स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं जब साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में साइकिल चलाना बच्चे को तो आता नहीं है ना। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से हल्का सा सपोर्ट करके रखते हैं बच्चे को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, कुछ टाइम के लिए हेल्प दे रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे ही बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख जाएगा वो फिर जो मदद होती है वो हटा ली जाती है, ठीक है। तो यही इसी की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो भी चीज़ सीख रहा है, कोई स्किल सीख रहा है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ना बताया जाए, उसको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया जाए, थोड़ा सा इशारे प्रोवाइड किए जाए ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर पाए, ठीक है, अपनी थिंकिंग का यूज करके। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, ठीक है। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर, देखिए जब बच्चा ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल कर रहा है तो वहाँ पर बच्चे की थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो रही है, ठीक है। सिर्फ बच्चा चीज़ों को एक तरीके से नकल कर रहा है, उसका रोट मेमोराइजेशन हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम के लिए निगेटिव वर्ड होता है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। अब देखिए जो मोटिवेशन वाला चैप्टर है वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा, इसका नाम ही है बाह्य अभिप्रेरणा, यानी जो बच्चा होगा वो कहाँ से अभिप्रेरित होगा, बाहरी रूप से अभिप्रेरित होगा, बाहरी कारक की वजह से अभिप्रेरित होगा, जैसे कि पुरस्कार की वजह से बच्चा अभिप्रेरित हो, किसी काम को कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई बच्चे को दंड दे रहा है इसलिए बच्चा भी प्रेरित है, बच्चे को डांट पड़ जाए इसलिए बच्चा भी प्रेरित है। ठीक है, बच्चे को शाबाशी मिल रही है इसलिए बच्चा भी प्रेरित है। तो ये सारे फैक्टर जो है कैसे हो जाएंगे, बाहरी कारक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो मोटिवेटेड होता है। और ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए नहीं चलती है चीज़ें, है ना। जब तक बच्चे को पुरस्कार मिल रहा है फिर दंड मिल रहा है तब तक बच्चा चीज़ों को सीखना चाहता है, उसके बाद में नहीं सीखना चाहता है। बट सबसे बेस्ट कौन सा होता है, जब बच्चा इंटरनल रूप से मोटिवेटेड हो, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। उसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को सीखता है, अपनी रुचि के लिए। ठीक है, फिर उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चा उठ जाओ पढ़ लो या फिर उठ जाओ ये काम कर लो। ठीक है, बच्चा अपने आप उन चीज़ों को करता है क्योंकि उसमें बच्चे के इंटरेस्ट होते हैं, उसमें बच्चे की रुचि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो लंबे टाइम के लिए अभिप्रेरित होता है ना, और बहुत ही अच्छा करता है आगे चलकर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, आत्म परितोषण। ठीक है, इसके साथ में दे रखा है बाह्य अभिप्रेरणा, तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। जो आत्म प्रतितोषण है इसका मतलब क्या होगा, जब बच्चा इंटरनल रूप से मोटिवेटेड है, यानी कि खुद की वजह से, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को सीखना चाह रहा है, तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। इसके साथ में दे रखा है कि बाह्य अभिप्रेरणा, तो ये तो आपका होगा नहीं। जिज्ञासा, इसके साथ में क्या दे रखा है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, जब आप जिज्ञासा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज़ को लेकर के आप जो है क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, तो आप क्या होते हैं, वहाँ पर आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, वहाँ पर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप खुद ब खुद सीखना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चा है जब वो जिज्ञासु होता है, किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस होता है, तो वो कैसे अभिप्रेरित होता है, इंटरनल रूप से अभिप्रेरित होता है, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। तो सेकेंड वाला आपका यहाँ पर सही जो है युग्म का मिलान हो जाएगा। नगद पुरस्कार, आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। जब बच्चा पुरस्कार के लिए सीख रहा है तो बाहरी कारक के लिए सीख रहा है, जब तक उसको पुरस्कार मिलेगा तब तक बच्चा चीज़ों को सीखना चाहेगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। रुचि, इंटरेस्ट, इसके साथ में क्या देना चाहिए था, आंतरिक अभिप्रेरणा, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए सीखता है तो वहाँ पर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। ठीक है, बाहरी रूप से तो बच्चा तब अभिप्रेरित होता है जब बच्चा पुरस्कार के लिए सीखे। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। यहाँ पर जो सही मिलान दे रखा था वो कौन सा दे रखा था, सेकंड वाला। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। यहाँ पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ इतना ही आता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेशन वाला चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए जो एनईपी है, जो एनसीएफ है, वो रोट मेमोराइजेशन के खिलाफ है। वो क्या कहती है, बच्चों को कभी भी रटन पद्धति की तरफ नहीं ले जाना है, रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी समझ विकसित नहीं होती है, बच्चे सिर्फ चीज़ों को रटते हैं, है ना। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही। यंत्रवत रूप से सीखने का मतलब क्या होगा, चीज़ों को याद करना। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड है। संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण तथा गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। देखिए जो उदाहरण होते हैं, जो एग्जाम्पल बच्चे को दिए जाते हैं, इसके अलावा जो गैर उदाहरण होता है, गैर उदाहरण का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें बुक में नहीं दे रखी हैं या फिर आप किसी चीज़ को समझाने के लिए किसी और चीज़ का एग्जाम्पल वहाँ पर दे रहे, तो वो आपका क्या होता है, गैर उदाहरण होता है। ठीक है, तो इससे भी बच्चा क्या करता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाता है, समझ पाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं बच्चे को और वहाँ पर बच्चा चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो आप वहाँ पर गैर एग्जाम्पल भी बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, किसी और चीज़ का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं कई बार करती हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपके जो घर में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनसे रिलेट करके एग्जांपल देती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, गैर एग्जांपल का यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बच्चा जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाता है, समझ पाता है। ठीक है, तो एज ए टीचर के रूप में आपको एग्जाम्पल और गैर एग्जाम्पल दोनों का यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें दे रखा है सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। जो प्रस्तुत किया गया और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो छात्र पहले से जानता है, ठीक है, यानी जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है ना, उससे बच्चे को रिलेट करके चीज़ें बताइए, है ना। तो जब बच्चा जो चीज़ें पहले से जानता है और जो चीज़ें उसको बताई जा रही हैं
उन दोनों के बीच में जब एक रिलेशन खोज पाएगा तो जो बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो संकल्पात्मक समझ है वो विकसित होगी। ठीक है, बच्चे की समझ वहाँ पर विकसित होगी। तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है। इसको बढ़ावा आपकी NEP भी देती है और NCF भी देती है कि बच्चे के रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ करके बताइए, सिखाइए। ठीक है, फोर्थ क्या दे रखा है, अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। देखिए पहला क्या होता था, हम लोगों के टाइम में टीचर आते थे, क्लासरूम में व्याख्यान देते थे और फिर चले जाते थे, फिर बच्चा वहाँ पर कुछ सीख ही नहीं पाता था। ठीक है, चुपचाप वही निष्क्रिय पढ़ा रहता था। तो इससे जो बच्चे होते थे, है ना, वो एक्टिव लर्निंग बच्चों की नहीं होती थी, बच्चे क्या होते थे, निष्क्रिय होते थे। ठीक है, बट यहाँ पर जो NEP NCF वो किसकी बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है। यानी जो भी एक्टिविटी कराइए ये बच्चे को केंद्र में रख करके कराइए। ठीक है, सभी गतिविधियों का केंद्र क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्यान विधि पर सीमित नहीं होना चाहिए, कई प्रकार की विधियों का यूज़ करना चाहिए ताकि सभी बच्चे जो है सीख पाएँ, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा बिल्कुल सही बात है, मैंने आप लोगों को बताया एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, तो ये तो बच्चों को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चा जो है बाहरी रूप से अभिप्रेरित होगा तो कुछ ही टाइम के लिए जो है वहाँ पर मोटिवेटेड होगा, कुछ ही टाइम के लिए चीज़ों को सीखना चाहेगा। ठीक है, बट बच्चा अगर इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होगा तो लंबे टाइम के लिए चीज़ों को सीखना चाहेगा। ठीक है, जब तक उसका इंटरेस्ट रहेगा उस चीज़ में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अभिप्रेरणा बच्चे के सीखने को यानी कि लर्निंग को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके साथ साथ सामाजिक संदर्भ, बच्चा जो है किस तरीके के समाज में रह रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे, उसके फैमिली के लोग कैसे हैं। ठीक है, ये भी बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छी फैमिली से बच्चा है, ठीक है, उसके फैमिली में अच्छी तरीके से बातचीत किया जा रहा है, तो उस बच्चे का जो विकास है, जो सामाजिक विकास है, वो भी बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है जहाँ पर कि रोज़ गाली गलौज सुन रहा है, ठीक है, रोज़ गलत चीज़ें देखने को मिल रही है बच्चे को, गाली गलौज, ठीक है, इस तरीके से मार काट वाली चीज़ें देखने को मिल रही है, तो फिर जो उसका विकास है वो उस डायरेक्शन में होता है। तो जो बच्चे का सामाजिक संदर्भ होता है, ये बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करता है, सीखने को प्रभावित करता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। संवेग, इमोशंस, देखिए कुछ बच्चों का इमोशंस पे अपने कंट्रोल होता है, कब रोना है, कहाँ पर हंसना है, इस तरीके की चीज़ें जो बच्चों को पता होती हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ठीक है, किसी भी बात पे तुरंत ही गुस्सा हो जाएंगे। तो जो इमोशंस होते हैं बच्चे को, ये भी बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, बिल्कुल सही बात है कि टीचर जो है क्लासरूम में किस तरीके के मेथड का यूज कर रहा है, किस तरीके के अप्रोच का यूज कर रहा है, बच्चों को वहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, ये भी बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये चारों ही फैक्टर बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B, C, D यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन में इतना ही पूछ रखा है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, संस्कृति कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संस्कृति यानी कि कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लैंग्वेज भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और जो संस्कृति होती है ये टूल की तरह काम करती है, एक उपकरण की तरह काम करती है बच्चे के सीखने में। ठीक है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की। देखिए जो लेव वाइगोस्की है, इनकी थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने समाज संस्कृति पर ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने हेरिडिटी को महत्व ही नहीं दिया। ठीक है, इसलिए जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी है इसकी आलोचना भी की जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो हमारी आनुवंशिकता होती है, इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जो लेव वाइगोस्की हैं इनकी थ्योरी की आलोचना क्यों की जाती है। तो क्यों की जाती है, क्योंकि इन्होंने जो हेरिडिटी वाला फैक्टर है, जो आनुवंशिकता है हमारी, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ समाज संस्कृति पर ही फोकस किया। ठीक है, तो ये इसकी बात ही नहीं करते हैं। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान के, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं, कल्चरल टूल की बात करते हैं, सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं। जब भी आपको ऑप्शन में सांस्कृतिक उपकरण देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर लेव वाइगोस्की का नाम जरूर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने सांस्कृतिक उपकरण के साथ साथ समाज और लैंग्वेज, ठीक है, और कल्चर, ठीक है, तीन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई हुई है। तो कई बार आपको ऑप्शन में यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण की जगह दे सकता है कि संज्ञानात्मक विकास में समाज के महत्वपूर्ण योगदान की बात किसने की है, तो भी लेव वाइगोस्की। भाषा के महत्वपूर्ण योगदान की बात किसने की है, तो भी लेव वाइगोस्की। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। सामाजिकरण में जीव परिस्थितिकीय मॉडल की, देखिए ये जीव परिस्थितिकीय जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं इसकी बात इन्होंने की ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी की आलोचना हुई है ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। अभिप्रेरणा पर आरोपण
प्रतिरूप के प्रभाव की, इन्होंने मोटिवेशन वगैरह की भी बात नहीं की है, इन्होंने सिर्फ समाज संस्कृति की बात की है, लैंग्वेज की बात की है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? अब देखिए हमारे समाज में कई तरीके की जो है स्टीरियोटाइप चीज़ें चलती हैं। ठीक है, रूढ़िबद्ध यानी कि पुरानी सोच की धारणाएं जो है चलती हैं। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास देखा होगा, कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट दी, आपको उधर नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए अशुभ होगा, है ना। तो यहाँ पर ये किस धारणा को प्रदर्शित करती है? स्टीरियोटाइप को, जो पुरानी सोच है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपने किसी को लांग दिया है ना, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि वापस जाओ नहीं तो हम छोटे हो जाएंगे। ठीक है, मैंने देखा कई मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ऐसे हरकतें करते हैं कि मतलब दीदी आपने ऐसे कर दिया, वापस जाओ नहीं तो मैं छोटी हो जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसी धारणा है, कहाँ से बनाई गई है? हमारे समाज से तो बनाई गई है ना। तो हमारे समाज में क्या होता है, बहुत सारे स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें होती हैं जो कि आपने अपने आसपास भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके आसपास कौन सी स्टीरियोटाइप चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप, जो लड़के और लड़कियों में विभेद किया जाता है कि जो लड़कियां होती हैं घरों के काम करने के लिए बनी होती हैं। ठीक है, लड़कियां जो है रोती हैं बहुत ज़्यादा, लड़के रोते नहीं। ठीक है, लड़कियों के अंदर दिमाग नहीं होता। ऐसे रील्स में भी बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ तो ऐसे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जो कि स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं भारी काम नहीं कर सकती, लड़के ही भारी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि लड़कों और लड़कियों को लेकर के स्टीरियोटाइप चीज़ें चलती आ रही हैं हमारे समाज में। और ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? हमारे समाज के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई भगवान जी ने बना करके भेज दिया है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियाँ ये काम करेंगे। ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ सेक्स को डिसाइड किया हुआ है कि ये मेल है और ये फीमेल है। सेक्स क्या होता है? ये बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ठीक है, हमें हेरिडिटी में मिला होता है, बट जो हमारा जेंडर होता है, ठीक है, ये हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि जेंडर क्या होता है, तो ये सोशियो फैक्टर होता है, यानी सामाजिक जो एक कारक होता है जो कि हमारे समाज ने बनाया हुआ है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे। ठीक है, और ये किसको प्रदर्शित करता है? जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करता है, रूढ़िबद्ध धारणाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, सिंपल सा जो टीचर है वो क्या कर रहा है, लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्रिकेट है उस पर यहाँ पर वार्तालाप हो रही है। और ये कहा जाता है हमारे समाज में जो क्रिकेट है उसको तो लड़के खेलते हैं, लड़कियाँ थोड़ी ना क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, क्यों? लड़कों या फिर लड़की, क्या लड़कियाँ कोई खेल नहीं खेल सकती? क्या लड़कियाँ कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती? बिल्कुल पढ़ सकती है। इसी तरह जो लड़के होते हैं क्या वो रो नहीं सकते? क्या उनके अंदर इमोशंस नहीं होते? बिल्कुल रो सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी रो सकता है, सभी के अंदर इमोशंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिकेट है ये सामान्यतः हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियां तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है? जब एक टीचर होकर के आप ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं कि लड़कों से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं क्रिकेट के बारे में, है ना, लड़कियों से ही, तो ऐसे लड़कियों पे क्या होता है, गलत इंपैक्ट पड़ता है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उनको लगता है कि हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक टीचर के रूप में आपको जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी लड़कियां जो कि क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि मजबूत काम भी कर रखे हैं, जैसे कि बछेंद्री पाल को देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, है ना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि लड़के भी अच्छे हैं और लड़कियाँ भी अच्छी हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एज अ टीचर अगर आप खुद को कहते हैं तो आप जो है इन चीज़ों को चुनौती दीजिए कि लड़के हो या फिर लड़की, दोनों ही किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, सभी के अंदर स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो टीचर है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टीरियोटाइप कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है आपके माइंड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे आसपास अक्सर हमारे समाज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपके घरों में हो गया या फिर आपके समाज में। ठीक है, जेंडर सशक्तता आपका यहाँ पर नहीं होगा, जेंडर प्रासंगिकता या फिर संबद्धता भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, जेंडर धमकी, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई नहीं। सिंपल सा जो टीचर है वो क्या कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ होगी, है ना। अब यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। देखिए जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है इसमें जो टीचर होता है ना, ये बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बच्चे को सीखने की अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर प्रदान करता है। ठीक है, बच्चा खुद चीज़ों को सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। टीचर वहाँ पर जो टीचर होता है उसका क्या वर्क होता है, क्या कार्य होता है, तो वो सीखने को सुगम बनाए, जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है उसको जो है हेल्प प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण
खुद करें, एक्टिव हो, ठीक है, एक्टिव रूप से किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर होकर के आप पाठ्यक्रम के समापन पर जोर दे रहे हैं और बच्चे को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, है ना। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के समापन पर जोर नहीं देना है, बच्चा कितना इन चीज़ों को समझ पाया, कितना सीख पाया, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आया भी या फिर नहीं, ठीक है। इन सभी बच्चों का आपको आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। सिर्फ पाठ्यक्रम का समापन नहीं करना है, इस पर जोर नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो फेल नहीं होता है, सिस्टम फेल होता है, और सिस्टम ही बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है ना। तो बच्चे के अकॉर्डिंग आप चीज़ें उसको प्रोवाइड कीजिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को देखिए, दंड तो बच्चे को देना ही नहीं है ना। हर एक बच्चा सीख सकता है अगर आप सीखने की सही अप्रोच बच्चे के ऊपर अप्लाई करें, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि यहाँ पर भी मैंने जो क्वेश्चन है इनको पूरा एक एक पॉइंट आप लोगों को डीपली समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा, बट सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो इस चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पर चल रही हूँ। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आप लोगों को दे रखा है, सिर्फ नोट्स को परचेज करने के लिए नहीं दे रखा है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करने में हेल्प करेंगे, और जो आपके आगे के टीचिंग एग्जाम होंगे उसमें भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के 1 से 1.5 महीने की मेहनत के बाद में वो आपके नोट्स पूरे के पूरे तैयार हुए हैं। तो आप चाहो तो उस नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।